दोस्तों, एक 10 साल का लड़का एक शाम को सोचकर अपने घर से फटे पुराने कपड़ों में निकल जाता है। उसके बाद वह 15 साल बाद जब वह 25 साल का हो जाता है तो दोबारा से अपने घर आता है। उसने बहुत ही अच्छे सूट बूट पहने हुए थे। उसके साथ कई गाड़ियां थी और काफी सारे लोग थे। अब जैसे ही उसके घर वाले उसे देखते हैं तो उसे पहचान नहीं पाते हैं, और फिर उसके बाद जब उन्हें बताता है तो उसके बाद फूट फूट कर रोने लगते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। आखिर क्या कहानी थी इस 10 साल के बच्चे की? क्यों यह घर से निकल कर गया था? और इन 15 साल के बीच में उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी जिंदगी इतनी बदल गई? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है गुजरात के गांव की। वहां पर एक मिथिलेश नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र फिलहाल 10 साल है। उसने अभी अभी अपने बचपन को छोड़ा है और धीरे धीरे बातों को समझने लगा है। अब से कुछ दिन पहले उसकी मां का किसी बीमारी का ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन को कराने के लिए उसके पिता ने गांव के ही एक सोनार से कुछ पैसे उधार लिए थे जिनको वह टाइम पर चुका नहीं पाए थे। तो उनके पिता के पास वह सोनार आता है और वहां पर उन्हें फटकार लगाता है और उनकी जो छोटी सी जमीन थी जिस वह खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण किया करते थे उसको हथिया लेता है और कहता है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं चुका दो उतने दिनों तक इस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। इसके बाद शाम होती है। शाम के समय पूरा परिवार अपने घर के अंदर था। उस लड़के मिथिलेश का एक छोटा भाई था, उसे एक छोटी बहन थी और उसके माँ बाप, यह लोग उसे घर के अंदर रहा करते थे। अब मिथिलेश अपने माँ बाप की बातें सुन रहा था। वह दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा, हमारे पास जो जमीन थी उस जमीन को भी सोनार ने हथिया लिया है। इस बात को सुनकर वह लड़का गहरी सोच विचार में पड़ जाता है। तभी जब घर वाले सो जाते हैं तो वह अपने घर से निकलता है फटे पुराने कपड़ों में और निकलते हुए सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन में घूमते घूमते धीरे धीरे वह यूपी के भदोही में पहुंच जाता है। अब वह वहां आ तो गया था। उसकी उम्र काफी ज्यादा कम थी, ना ही उसके जेब में पैसे थे और ना ही उसके खाने पीने का कोई इंतजाम उसके पास था। अब के यूपी के भदोही में जैसे ही पहुंचा था तो उसने शहर पहली बार देखा था और शहर को देखने के बाद वह बड़ा ही परेशान हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग और इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी थी। अब ऐसे ही एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है। जो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को खड़ा करके वहीं बाहर दुकान पर कुछ सामान ले रहा था, तो उसके पास जाकर कहता है कि अंकल, मुझे काम चाहिए। उसके बाद वह ट्रक ड्राइवर पहले तो उससे मना कर देता है, कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। लेकिन फिर वह उसके बाद कहता है कि मुझे अपने ट्रक में ही रख लो और थोड़ा बहुत मुझे खाने पीने के लिए दे देना और उसी से मैं तुम्हारा काम कर दिया करूंगा। अब इस बात को सोचने के बाद जो ट्रक ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम कहां से आए हो और कौन है तुम्हारे घर पर, उसके बाद वह बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि अपने दम पर कुछ ना कुछ बना जाए और मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल किया जाए। इसके बाद वह ट्रक ड्राइवर उसे अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाता है। वह ट्रक ड्राइवर के साथ हेल्पर बनकर उस ट्रक में ही इधर से उधर जाया करता। धीरे धीरे वह उस ट्रक को चलाना भी सीखता है, लेकिन अभी उसकी उम्र थोड़ी थी तो ट्रक ड्राइवर ज्यादा ट्रक चलाने के लिए उसे नहीं देता है। उसको इन्हीं कामों में लगाया करता कि कहीं से कोई सामान लाना है, ट्रक को देखना कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टायर पंचर तो नहीं है। इसी तरह से वह उसको ट्रक पर रखता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ही ट्रक पर रहते हुए वह लड़का 16 साल का हो गया था। जब वह 16 साल का हो गया था तो अब वह धीरे धीरे ट्रक को चलाना भी सीख रहा था और साथ में उस ट्रक पर हेल्पर भी किया करता। लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा ही इस लड़के के साथ होता है। तभी एक दिन अचानक से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के कारण ट्रक ड्राइवर और वह लड़का दोनों बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब यह बात जैसे ही ट्रक मालिक को पता चलती है तो उसके बाद ट्रक मालिक उन दोनों का अच्छी तरह से इलाज कराता है और इलाज के दौरान वह लड़का जल्द से स्वस्थ हो जाता है क्योंकि उस लड़के को कम चोट आई थी और ड्राइवर को ज्यादा चोट आई थी। अब लड़का ड्राइवर के पास रहा करता और उसकी देखभाल अच्छी तरह से कर रहा था। इसीलिए वह ड्राइवर एक दिन उससे कहता है कि अगर तुझे अपना अच्छी तरह से काम सीखना है तो तू ऐसा कर, हमारे मालिक से बात कर, उनके पास और भी कई ट्रक है और उनमें से और किसी ट्रक पर जाकर तू अच्छी तरह से काम सीख सकता है। उसके बाद वह ट्रक मालिक से बात करता है और उनसे कहता है कि मुझे किसी ट्रक पर भेज दीजिए, मुझे काम सीखना है और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करना है। उसके बाद मालिक उसे एक ट्रक पर भेज देता है
क्योंकि उस मालिक के कई ट्रक चला करते थे और उन्हीं में से एक ट्रक पर वह उस लड़के को भेज देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ वह अच्छी तरह से ट्रक को चलाना सीख जाता है। उसकी उम्र 17 साल हो गई थी और 17 साल की उम्र में उसने अपना लाइसेंस बनवा दिया था और अच्छी तरह से ट्रक को चलाया करता था। अब 17 साल का हो गया था, तो अब इसके बाद वह ड्राइवरी किया करता है। अच्छे खासे उसे पैसे मिला करते और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब जैसे ही कुछ दिन होते हैं तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, कुछ पैसे जमा करूं और जमा करने के बाद एक अपना ही ट्रक खरीद लूं। उसके बाद वह लड़का कुछ पैसे जमा करता है और उन पैसों को अपने ट्रक ड्राइवर साथी को ही दे देता है। धीरे धीरे उसके पास 3 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे। वह मेहनत किया करता था, उन पैसों को उस ड्राइवर को दे दिया करता और तभी एक दिन उसे पता चलता है कि जिस ड्राइवर को पैसे दिया करता था वह अपना घर बार छोड़कर वहां से भाग गया है। अब इस बात को सुनकर उसे बड़ा ही बुरा है। अब इस बात को लगता है उसे बहुत झटका सा लगता है। अब वह सोचता है कि इस तरह से तो पैसे नहीं बचेंगे। अगर मैं फिर से किसी को दूंगा और वह भी लेकर भाग गया तो मैं कैसे अपने घर वालों की मदद कर पाऊंगा। इस बात को सोचकर वह एक बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा लेता है और इस बार वह अपने पैसों को उसी बैंक के अंदर जमा कर दिया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वह एक ट्रक खरीद सके। उसके बाद वह एक लोन पर एक ट्रक निकलवा लेता है, डाउन पेमेंट भर देता है और डाउन पेमेंट भरने के बाद उसके पास एक ट्रक था जो उसका खुद का था और इसको देखकर वह बड़ा ही खुश होता है। कई बार अपने घर वालों के बारे में सोचा करता और कई बार उस ट्रक को देखा करता। इसी तरह से वह उस ट्रक को भी बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ चलाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे उसका ट्रक भी क्लियर हो जाता है। अब ऐसे ही दोस्तों, एक दिन मिथिलेश अपने ट्रक को लेकर अपने हेल्पर के साथ कहीं का माल लेकर कहीं पर जा रहा था, तो रात के तकरीबन 4 बज रहे थे और 4 बजे उसे रोड पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। बड़ी कार थी और बड़ी कार के अंदर जैसे ही उतरकर वह देखता है तो एक महिला बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। गाड़ी की टक्कर इतनी तेज हुई थी कि उसके अंदर जो भी एयर बैग थे वह सभी खुल गए थे। अब उसके बाद में जैसे ही उस महिला को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह महिला बेहोशी की हालत में है लेकिन अभी जिंदा है। तो उसके बाद वह छोटी सवारी को हाथ देता है, सोचता है कि कोई रुक जाए तो इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि उसे माल को ले जाने में देर हो रही थी। इसके बाद कोई सवारी रुकती नहीं है तो वह ऐसा करता है कि अपने हेल्पर की मदद से उस महिला को अपने ट्रक में ही ले जाता है और ले जाकर पास में ही एक शहर पड़ता था। उसे शहर के अंदर जाकर पूछता है कि यहाँ पर कोई अच्छा सा हॉस्पिटल है, तो उसे बताया जाता है कि हाँ, थोड़ी आगे एक अच्छा सा हॉस्पिटल है, उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद वह ट्रक को लेकर सीधा उस हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही जाता है तो उस महिला को उतारा जाता है और उतारने के बाद उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद 2-3 घंटे तक, जब तक उस महिला को होश नहीं आता है, तब तक वह वहीं पर बैठा रहता है और जैसे ही उस महिला को होश आता है तो वह उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछता है। वह महिला उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो उसके बाद वह बताता है कि आपको मैं यहां पर लेकर आया था, आपका एक्सीडेंट हो गया था, अब आप ठीक तो हो ना। वह महिला कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूं। उसके बाद वहां पर डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है। उस महिला से महिला बताती है कि अब मैं ठीक हूं। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि अगर तुम्हें थोड़ी देर और हो जाती आने में तो तुम्हारी जान बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और उन चोटों की वजह से तुम्हारा बहुत सारा ब्लड बह चुका था। अगर ज्यादा देर होती तो हम लोग आपको नहीं बचा पाते। उसके बाद जैसे ही महिला इस बात को सुनती है तो उस लड़के का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मैडम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफी है कि आपकी तबीयत ठीक है और आप सही सलामत हो। ऐसा कहकर वह लड़का वहां से जाने लगता है, लेकिन वह मैडम उसे रोकते हुए कहती है कि बेटा, 1 मिनट, मुझे अपना नंबर दो और मेरा नंबर भी तुम ले लो, कभी ना कभी तुम हमारे घर पर खाने पर जरूर आना। उसके बाद वह ट्रक ड्राइवर उसका नंबर ले लेता है। वह मैडम दिल्ली की रहने वाली थी और उसकी कई कंपनियां थी और बहुत ही पैसे वाले लोग थे। दोस्तों, उस मैडम की एक लड़की थी, अरुण थे, और एक लड़का था और उनके पति की बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। अब इसके बाद मिथिलेश वहां से ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल देता है और अपने ट्रक को चलाने में व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है।
इधर उसे महिला का फोन एक दिन मिथिलेश पर जाता है और वह कहती है कि आप आए नहीं हमारे घर पर, आपका जब भी यहाँ पर चक्कर लगे तो आप यहाँ पर आ जाना। उसके बाद मिथिलेश कहता है कि ठीक है मैडम, कल शाम को मेरा चक्कर लगेगा और कल शाम को मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर जरूर आऊंगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम तक मिथिलेश दिल्ली पहुंच चुका था किसी सामान को लेकर और सामान से गाड़ी को अनलोड करवाने के लिए लगा देता है और वहां से अपने हेल्पर को ट्रक पर छोड़कर वह सीधा उस महिला के पास पहुंच जाता है। फोन पर बातें करते हुए वह उसके घर पहुंच गया था और वहां जाने के बाद वह महिला उसका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करती है। इधर उसके जो बच्चे थे वह उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि आपकी वजह से आज हमारी माँ हमारे बीच में जिंदा है और आपका हम किस तरह से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उसके बाद मिथिलेश उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो इंसानियत का फर्ज बनता है। मुझे लगा कि इनको मदद की जरूरत है तो मैंने मदद कर दी, इसमें मैंने भला कौन सा बड़ा काम किया है। उसके बाद वह उसको बिठाते हैं, अच्छी तरह से खाना खिलाते हैं और उसके साथ बातें करते हैं। अब महिला उससे बड़ी अच्छी तरह से बात कर रही थी तो वह मिथिलेश से पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और किस वजह से तुम्हें ट्रक चलाना पड़ रहा है। उसके बाद मिथिलेश उस महिला को अपनी पूरी कहानी बताता है और जैसे ही महिला पूरी कहानी सुनती है उसके बारे में ही वह गांव से बचपन में ही निकल आया था। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था अब उसके दिन अच्छी तरह से बीत रहे हैं तो उस महिला को लगता है कि मुझे भी है कुछ न कुछ इसके लिए करना चाहिए। उसके बाद वह महिला कहती है कि बेटा, आज से तुम भी मेरे दूसरे बेटे हो और तुम्हें मेरे बेटे बनकर ही रहना है। मिथिलेश कहता है कि मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद वह महिला कहती है कि मैडम कहना बंद करो, तुम मुझे माँ जी कह सकते हो। उसके बाद मिथिलेश कहता है कि माँ जी, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मेरा टाइम अच्छे से बीत रहा है और मैंने अपने ट्रक को भी क्लियर कर लिया है। इसके बाद दूसरा ट्रक लूंगा और धीरे धीरे जब ढेर सारे ट्रक हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपने गांव जाऊंगा और अपने माँ बाप की मदद करूंगा। इसके बाद वह महिला कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम मेरे बेटे हो। मेरी कई कंपनियां हैं, दिल्ली के अंदर भी है, यूपी के अंदर भी है, इलाहाबाद के अंदर भी है। तो इस ट्रक को किसी ड्राइवर को दे दो और उसके बाद मेरी इन कंपनियों को संभालने में मेरी मदद करो। इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे दूंगी और उसी से तुम्हारा अच्छी तरह से सारा काम हो जाएगा। उसके बाद मिथिलेश, जो कि चाहता तो नहीं था लेकिन उसे माँ का कहा मानना पड़ता है, तो मिथिलेश अपने ट्रक पर एक ड्राइवर को छोड़ता है और उससे कहता है कि अच्छी तरह से ट्रक को चलाना, और ट्रक के बारे में बारीकियां उसे पता थी तो वह फोन से ही ड्राइवर को गाइड करता रहता है। इधर उसका ट्रक चलता है और वह उस महिला की कंपनी को चलाने में उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो महिला थी वह उसे दिल्ली में ही एक घर दिलाती है। उस घर के अंदर मिथिलेश आलीशान तरीके से रहा करता और उस महिला की कंपनियों को संभाला करता। धीरे धीरे करके उसे वहां पर रहते हुए 2 साल और बीत जाते हैं और 2 साल में अब मिथिलेश के पास बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि उस महिला ने उसकी सैलरी लगभग 5 लाख रखी थी, क्योंकि मिथिलेश को बिजनेस की नॉलेज भी थी और साथ में उसने उस महिला की जान बचाई थी और वह महिला उसको वैसे ही पैसे देना चाहती थी। लेकिन मिथिलेश स्वाभिमानी था, वह अपनी मेहनत करके कमाने पर विश्वास रखता था। इसी वजह से उसने उससे मना कर दिया था कि मैं आपके पैसों को इस तरह से नहीं ले सकता। अब इतने दिन होने के बाद उसके पास अच्छे खासे पैसे हो गए थे। तो एक दिन वह महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ एक कार में वहां पर आई है और मिथिलेश से कहती है कि मिथिलेश जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, अब हमें कहीं जाना है। उसके बाद मिथिलेश नए सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद उनके साथ उस गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद वह लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां से उस महिला ने पहले ही एडवांस में ऐसी केबिन की टिकट बुक कर रखी थी। उसके बाद वह लोग उस केबिन में बैठकर सीधा यूपी पहुंचते हैं। अब जैसे ही ट्रेन यूपी पहुंची थी तो मिथिलेश को पता चल गया था कि माँ जी मुझे मेरे घर पर ले जा रही हैं। वहां पर वह जैसे ही उस स्टेशन पर उतरता है तो उस महिला को उस शहर के अंदर भी जानकारी थी और उन जानकारी का फायदा उठाते हुए उसने कई गाड़ियां स्टे पर बुला रखी थी। अब उसके बाद सुनील ने सूट बूट पहन रखे हैं, वह उन गाड़ियों के अंदर बैठता है। इधर वह महिला भी बैठी है और उसके बेटी बेटा भी उसके साथ थे। उसके बाद में मिथिलेश से उसके गांव का नाम पूछते हैं और रास्ता पूछते हुए सीधा उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब एक साथ 6-7 गाड़ियां एक गांव के अंदर आती हैं और उनमें से सूट बूट पहने हुए कई लोग उतरते हैं। कुछ बाउंसर थे
और इस तरह का माहौल था कि देखने वाला समझे कि कितना अमीर व्यक्ति इस गांव के अंदर आ गया है। उसके बाद मिथिलेश उस गाड़ी से निकलता है और इस नज़ारे को देखकर उसके घर से भी उसके मम्मी पापा और उसके छोटे भाई बहन भी बाहर निकलकर खड़ा हो गए थे। अब वह जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके माता पिता उसे दूर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी आकर आखिर हमारे घर के दरवाजे पर क्यों रुकी है। उसके बाद मिथिलेश उनके पास जाता है और उनके पैर छूते हुए कहता है कि माँ, मैं मिथिलेश नीर हूं, अपने पिता को बताता है। और जैसे ही उसके माता पिता उसके बारे में सुनते हैं तो एकदम फूट फूट कर रोने लगते हैं और उसको एकदम से गले से लगा लेते हैं। उसके बाद उसे बैठने के बाद पानी पिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तूने इस मुकाम में किस तरह से हासिल किया। उसके बाद सुनील पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाता है और सुनाने के बाद कहता है कि अब तुम्हारे जो बुरे दिन थे वह खत्म हो गए हैं, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। उसके बाद मिथिलेश अपने माता पिता से पूछता है कि माँ बाबूजी, अब जब मैं चला गया था तो उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या हुआ था। तो उसके माता पिता उसे बताते हैं कि बेटा, जब तू चला गया था तो उसके बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और दर्ज करवाने के बाद भी हमें लग रहा था कि जिस सोनार से हमने पैसे लिए हैं उसी ने तुझको कुछ कर दिया है। तू बिना बताए घर से चला गया था, तो इस बात की हमें गहरी चिंता सता रही थी और इसी चिंता के कारण हम तुमको इधर उधर ढूंढते हुए फिर रहे थे। जैसे 2-4 साल हुए तो उसके बाद हमने तुम्हें ढूंढना बंद कर दिया था। अब इसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे से हंसी खुशी बातें करता है। इधर मिथिलेश था, वह माँ जी को उसके घर भेज देता है। कहता है कि माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। उसके बाद मिथिलेश उन पैसों से अपनी जमीन को छुड़वा आता है और सोनार से और अपने घर को अच्छी तरह से सांझ संवार कर एक बड़े मकान में बदल देता है। जब बड़ा मकान हो गया था तो उसके बाद पूरे गांव में उसी की चर्चा हुआ करती। लोग कहा करते कि वह लड़का जिसको मरा हुआ समझ लिया था वह दोबारा से वापस आ गया और करोड़पति बनकर वापस लौटा है। इसके बाद वह अपने माता पिता को भी लेकर दिल्ली रहने लगा है और अब धीरे धीरे वहीं पर वह लोग प्यार से अपनी जिंदगी को बीता रहे हैं। मिथिलेश की शादी भी हो गई है और उसकी पत्नी भी बड़ी अच्छी है। वह उसके माता पिता की देखभाल की करती और सुनील अपने ट्रक को भी संभाला करता। इधर उस महिला की कंपनियों को भी संभाला करता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसे लड़के की जो 11 साल की उम्र में घर को छोड़कर निकल गया था। लेकिन जैसे ही वह 24 साल की उम्र में घर गया था लेकिन जैसे ही वह 24 साल का हुआ था और वापस घर लौटता है तो पूरे गांव में उसके नाम के हल्ला मच जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल नीरज रियल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।